नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। नाराज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। विधानसभा उपचुनाव से पहले नाराज नेताओं को भारतीय जनता पार्टी मनाने में जुट गई है। उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए बीजेपी की यह नई रणनीति है। अनुसूचित जाति मोर्चा इस दौरान चलाएगा प्रदेश भर में अभियान। टिकट बंटवारे पर भी स्थानीय नेताओं की राय ली जाएगी। तो उपचुनाव की अगर बात करें तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सके, इसको देखते हुए रणनीति तैयार कर दी गई है। इसमें नाराज नेताओं को मनाने की बीजेपी की कोशिश शुरू हो गई है। विधानसभा उपचुनाव से पहले नाराज नेताओं को मनाया जाएगा और ये बीजेपी की नई रणनीति का हिस्सा है, ताकि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सके। इसी दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा भी कई तरह के अभियान यहां पर चलाएगा, क्योंकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव में किस तरह से जो दलित और पिछड़ा वोटर्स का जो वोट बैंक था वो बीजेपी की जगह समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया था। ऐसे में इन्हीं सब बातों को देखते हुए बीजेपी ने नई रणनीति तैयार कर दी है, जिसके तहत अनुसूचित जाति मोर्चा अनुसूचित जातियों को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी कई तरह के अभियान यहां पर चलाएगी। साथ ही टिकट बंटवारे पर भी स्थानीय नेताओं की राय ली जाएगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, खासकर यूपी में जो बेकार या खराब प्रदर्शन रहा, उसके बाद अब बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। मंथन का दौर शुरू हो गया, नई रणनीति बनाने का दौर शुरू हो गया। इसी को देखते हुए बीजेपी ने फिर से नई रणनीति तैयार कर दी है। इस नई रणनीति के तहत जो नाराज नेता है उन्हें मनाया जाएगा। नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू भी कर दी है। साथ ही उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो सके, इसको देखते हुए बीजेपी नई रणनीति बनाने में जुट गई है। अनुसूचित जाति मोर्चा भी कई तरह के अभियान यहां पर चलाएगा, ताकि अनुसूचित जातियों को बीजेपी के साथ एक बार फिर से जोड़ा जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में अभी से बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है, नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी कुछ खास करिश्मा या कमाल नहीं कर पाई। हालांकि 2019 से बेकार ही बीजेपी का प्रदर्शन रहा। बीजेपी के कंपैरिजन में, बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फॉर्मूला था वो काफी सटीक साबित हुआ। क्या यही वजह कि बीजेपी अब मंथन के दौर में जुट चुकी है और नई रणनीति बनाई जा रही है? देखिए रिया, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे। उसके बाद लोकसभा परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक बैठक कर रही है। वो बैठक चाहे लखनऊ में हो, चाहे दिल्ली में हो। उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब अनुसूचित जात हैं, जो पिछड़े जात हैं, जो पिछड़े जात के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 2019 के लोकसभा चुनाव में एक साथ दिखे थे, वो कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी से 2024 के लोकसभा चुनाव में दूर जाते हुए दिखे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जो है उत्तर प्रदेश में करारा झटका भी लगा और भारतीय जनता पार्टी को एक निराशा उसके हाथ लगी है। और अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। 10 सीटों के उपचुनाव की अगर बात करें तो 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी थी और 5 सीट समाजवादी पार्टी के खेमे में थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे नेताओं की तलाश कर रही है कि जो है अपने क्षेत्र में अपनी अलग पैठ रखते हो और जो है ऐसे जनप्रतिनिधि हो जिसका जनता के बीच मान सम्मान भी हो। और भारतीय जनता पार्टी अपने जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, फिर जो जिला के जो जिले अध्यक्ष हैं, जिन जिलों में विधानसभा उपचुनाव होना है, उसको लेकर उन जिला अध्यक्षों से भी बातचीत की जा रही है। उनके बगल के विधानसभा के जो विधायक हैं, उन विधायकों से भी चर्चा किया जा रहा है कि किन जो है आधार पर सीट बंटवारा किया जाए, किस आधार पर टिकट बांटा जाए। हर विधानसभा सीट से, 10 विधानसभा सीट से 3-3 नाम भारतीय जनता पार्टी के सामने आए हैं। उन तीनों नामों में से एक नाम पर मोहर लगनी है। भी कि हमने देखा था 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। 62 सीटें बीजेपी अकेले अपने बल पर जीती थी। 2024 में बिल्कुल प्रदर्शन उसके उलट रहा। हालांकि मंथन का दौर, रणनीतियां बनाने का दौर 2024 में भी चला, लेकिन वो रणनीतियां सटीक साबित नहीं हुई। अब की बार ये जो उपचुनाव के लिए एक बार फिर से रणनीति बनाई जा रही है इसमें, और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो रणनीति बनाई गई थी, क्या अंतर यहां पर आप देख पा रहे हैं दोनों ही रणनीतियों में? और साथ ही ये भी आपसे सवाल
कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब मंथन कर रही है, रणनीति हालांकि बना रही है, लेकिन किस तरह से इस रणनीति को अमल में लाया जाएगा, ग्राउंड पर उतारा जाएगा? देखिए रिया, भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को के लिए बताया, जनता में ये खबर फैलाई गई कि संविधान खतरे में है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ऐसी तमाम जो चीजें थी जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असफल रही है प्रदेश की जनता के बीच में पहुंचाने में। प्रदेश की जनता को भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो है सरकार में वाकई में जो है संविधान खतरे में है, और अखिलेश यादव ने इस पर काफी जोर भी दिया और ये बात पूरी जो है प्रदेश की जनता तक पहुंचाई। इसका लाभ उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, इन जो है ये 10 विधानसभाओं में जो उपचुनाव होना है, 10 विधानसभाओं में 3 मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी के कामों को जाकर जनता के बीच में बताएं, और वहां पे जो स्वयं सहायता समूह हैं, जो एनजीओ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है जो प्रदेश में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को जनता के बीच तक पहुंचाया जाए ताकि जनता भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ सके। अब कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में है कि जो ये गलत खबर, गलत अफवाह फैलाई गई थी संविधान को लेकर, रोजगार को लेकर, किसान को लेकर, इस अफवाह को किसी न किसी तरीके से मिटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उम्मीद किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें 10 में 10 सीटों पर जीत हासिल होगी, तो वहीं पर एनडीए के हाथ निराशा लगेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। लेकिन अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो उन्होंने नियम फॉलो किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसी तहत, उसी रणनीति के आधार पर अखिलेश यादव भी इस बार जो है उपचुनाव में भी जनता के बीच में जा रहे हैं। और अखिलेश यादव का भी मानना है कि 5 सीटें हमारे पास थी और अब हमारी सीटें 5 से बढ़कर हमें जो है जनता का आशीर्वाद मिलेगा और हमारे विधायक विधानसभा पहुंचेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही चीज की जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी वाले सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, जिस तरह से अवधेश प्रसाद जीते, अखिलेश यादव जीते और 37 सीटें समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर जीत पाई, और वही बीजेपी का जिस तरह से मनोबल टूटा है, किस तरह से मनोबल फिर से बढ़ाकर आगे यहां पर बढ़ा जाएगा, बीजेपी के लिए वो भी बहुत बड़ी चुनौती। देखिए रिया, अगर मनोबल की बात करें तो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी लखनऊ में मौजूद थे। यहाँ पर उन्होंने बैठक की है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों उत्तर प्रदेश के जो है डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई है और उनके साथ बैठक हुई है, मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है, और तमाम मीडिया के जो कर्मचारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मीडिया के जो पैनलिस्ट हैं, उनसे भी बातचीत की गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार इस प्रयास में है कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल बिल्कुल न टूटे, और इस बार जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी असफल रही है अपने जो है योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने को लेकर। अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जो है पिछले लोकसभा चुनाव में उनका क्या हाल था ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है केंद्र में हो चुका था, तो केंद्र में जो कुछ ऐसी योजनाएं थी जिसको लेकर अगर बात करें, जो किसान, जो इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि जब उसकी सरकार आएगी तो किसानों के कर्ज माफी करेगी, जो है एमएसपी पर उस पर काम किया जाएगा, तमाम ऐसी योजनाएं जो है इंडिया गठबंधन के तरफ से कही गई, तो इसको लेकर जनता के बीच जो खबर फैलाई गई, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब कोई कोर कसर इन 10 विधानसभा सीटों पर नहीं करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी की एक वजह, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जो परिणाम हमने देखा, बीजेपी का कुछ खास कमाल बीजेपी ने दिखाया नहीं, काफी निराशाजनक और उलट बिल्कुल नतीजे यहां पर आए। हालांकि अब रणनीति बनाने का दौर शुरू हो गया, क्योंकि ये जो उपचुनाव है यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर, ये बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अब अगर प्रदर्शन खराब होता है तो सीधा सीधा पूरा जो जिम्मा है हार का वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर आएगा। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं रहा, अब सबकी निगाहें उपचुनाव पर। कृष्णा, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं यूपी में लगातार बारिश से, बाढ़ की वजह से नदियां और नाले उफान पर है। यूपी में लगातार बारिश की वजह से नदियां नाले उफान पर हैं। इस वजह से जो जलस्तर है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
इस दौरान बाढ़ का आज हवाई सर्वे करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करेंगे सीएम। बाढ़ प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार यूपी में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश की वजह से, मौसम के प्रकोप की वजह से कई सारे क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसमें गोंडा बहराइच भी शामिल है। और जिस तरह से नेपाल पानी छोड़ रहा है, अब नेपाल में जिस तरह से जल प्रलय देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड से भी काफी ज्यादा पानी आ रहा है। इसी को देखते हुए आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यूपी के कई सारे क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां नाले उफान पर हैं। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत समेत कई सारे ऐसे जिले हैं जहां इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जल भराव हो रखा है। इसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे, साथ ही कुछ स्थानों में जाकर निरीक्षण भी करेंगे। तो यूपी में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, तो यूपी में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है और कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं, कई सारे जिले ऐसे हैं जहां अभी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पीलीभीत में क्या कुछ स्थिति है, जानने के लिए सीधा रुख कर लेता है संवाददाता अमित पाल का। अमित, जिस तरह से लगातार बारिश का दौर जारी है, झमाझम बारिश हो रही है, नेपाल से भी पानी बरस रहा है, पानी आ रहा है, साथ ही उत्तराखंड जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश का, वहां से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से यूपी के कई सारे क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात है। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और पीलीभीत में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वे करेंगे, स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। क्या जानकारी, क्या अपडेट, कितने बजे मुख्यमंत्री निरीक्षण करने पहुंचेंगे? जैसे कि आपको बता दें, पीलीभीत एक नेपाल क्षेत्र के पास से पड़ता है, जिसके बाद में योगी आदित्यनाथ का आज पूरनपुर तहसील में दौरा रहेगा और इसका हेलीपैड अभयपुर जगतपुर ग्राम पंचायत में बना दिया गया है। यहाँ पर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर उतरेगा और कार के द्वारा भी सर्वे करेंगे और जैसे हवाई भी सर्वे करेंगे, क्योंकि नेपाल के पास होने के कारण यहाँ पर जलभराव भराव बना रहता है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहती है। और शारदा नदी के पास होने के बाद में 4 लाख जो बैराज से पानी छोड़ा गया, बनबसा बैराज से पानी छोड़ा गया था, जिसकी वजह से तो यहाँ पर बिल्कुल बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। अगर बात करें तो यहाँ पर किसी तरह से स्थिति बनी है, घर में लोगों के डूब गए हैं, लोग रहने के लिए मजबूर हुए, अपनी छतों पर डेरा डाले हुए हैं और अगर देखा जाए तो तबाही जैसी पीलीभीत में मची हुई है। बिल्कुल त्रासदी जैसा मंजर है। पीलीभीत की बात करें, हमने तस्वीरें भी देखी थी किस तरह से कई सारे जो गांव हैं वो इस वक्त लबालब पानी से भरे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन क्या कुछ कदम यहाँ पर उठा रहा है, लोगों की किस तरह से मदद की जा रही है? जैसे कि हमको बता दें, अगर प्रशासन की बात की जाए तो कल परसों तक बहुत नीचे आज लगातार हेलीकॉप्टर से जो लोग बाढ़ में फंसे उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और जिसको मद्देनजर रखते हुए आज योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है, यहाँ पे बाढ़ का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं और अच्छी तरह जनता से रूबरू हो तो क्या आखिर समस्या, यानी बाढ़ प्रभावितों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं, उनसे उनकी परेशानियां जान सकते हैं। क्या अधिकारियों के साथ भी यहाँ पर कोई बैठक का कुछ कार्यक्रम? जी, आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, अधिकारियों के लिए भी हो सकता है, स्कूल पे मीटिंग रखी गई है, लेकिन हालांकि अभी कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अमित, हमने इससे पहले भी देखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ को लेकर कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे, जिसमें से एक निर्देश ये भी था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए, साथ ही 24 घंटे के भीतर जो है मुआवजा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो जिस तरह से निर्देश अधिकारियों को दिए, धरातल पर क्या ये निर्देश दिखाई दे रहे हैं? लग रहा है कि निर्देशों का पालन हो रहा है, अधिकारी पालन कर रहे हैं? हालांकि जैसे बता दें, अगर किसी मदद की बात की जाए तो हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है बाढ़ पीड़ितों को, लेकिन अभी तक अगर किसी व्यवस्था या किसी बच्चों को देने की प्रदान की गई अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि उनको अभी बाढ़ से ही पीड़ित लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। उनको यहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी। फिलहाल अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू करना काफी नहीं है ना अमित, जिन लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, जिन लोगों की खेती बर्बाद हो रही है, उन लोगों के लिए क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर? हालांकि अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसके बाद में खाद्य विभाग के द्वारा भी कोई जारी नहीं किया गया, ना ही मुआवजे की बात निकल के आगे। अगर मुआवजा मिलता है तो आगे जानकारी मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल रेस्क्यू जारी है और बाढ़ कटाव जारी चल रहा है बराबर। शारदा नदी में पानी बढ़ता चला जा रहा है। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब पहुंचते हैं, अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश देते हैं यहाँ पर, और बाढ़ प्रभावितों के लिए
कितनी बड़ी राहत यहां पर वो उसका कुछ घोषणा करते हैं, उस पर सभी की निगाहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर टैंकर और डबल डेकर बस की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में कई बार पलट गई। इस हादसे में 18 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 19 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डबल डेकर बस बिहार के मोतिहारी से दिल्ली आ रही थी। जब बस में यह हादसा हुआ तब सुबह के करीब 5:15 बज रहे थे। उन्नाव के बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के गड़ा गांव के सामने पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार दूध से भरा टैंकर जो है वो बस से ओवरटेक उसने किया और इसी दौरान बस से वो टकरा गया। यह हादसा इतना भीषण था कि डबल डेकर बस के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस हादसे के बाद मौके पर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है। बस के पूरी तरह से परखच्चे उड़े हुए हैं। जब ये हादसा हुआ उस वक्त कई पलटियां बस ने मारी। हादसे में कई लोगों की यहां पर मौत हो गई है, 18 लोगों की मौत, 19 लोग गंभीर रूप से घायल। इसी दौरान आज सुबह 5:15 बजे एक प्राइवेट बस का जो मोतिहारी बिहार से चली थी, उसका एक्सीडेंट एक दूध के टैंकर से 48 किलोमीटर का जो माइलस्टोन है नेशनल हाईवे आगरा और दिल्ली का, उस पर एक्सीडेंट हुआ। पीछे से बस की भिड़ंत उस दूध के टैंकर से हुई, जिसमें अब तक 18 लोगों के मरने मृत्यु की पुष्टि हुई और लगभग 19 का इलाज इस समय हम लोग CHC से प्राथमिक कराकर उसको जिला अस्पताल में रेफर किया है। क्या लग रहा है सर, बस तेज रफ्तार में थी? प्रथम दृष्टया जो हमारे पास सूचना आई है उसमें यही लग रहा है कि बस तेज रफ्तार में थी और पीछे से जो टैंकर है उसको टक्कर मारी। बाकी इलाज के लिए हमारी तैयारी है। हम लोगों ने करीब 6 नंबर जो कंट्रोल रूम के हैं वो जारी भी कर दिए कि जो अलग अलग जनपदों के इसमें निवासी थे बस में, कुछ उत्तर प्रदेश के भी थे, कुछ बिहार के थे, वो उस नंबर पर फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं अपने परिवारजनों से। हाथरस हादसे पर तस्वीरें आप देख सकते हैं उन्नाव से तस्वीरें, जहां आज बड़ा हादसा सुबह सुबह 5 बजे के करीब हुआ। डबल डेकर बस और एक टैंकर के बीच टक्कर हो जाती है। डबल डेकर बस, इस पूरे हादसे में ये बस बिहार से दिल्ली जा रही थी, उसी दौरान ये हादसा होता है। 18 लोगों की इस हादसे में मौत, 19 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए दुख भी जताया है, साथ ही मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। जिन लोगों की मौत हो गई है, मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा, डबल डेकर बस टैंकर से टकरा जाती है, 18 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हाथरस हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने पहला एक्शन लिया है। एसडीएम, सीओ समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की। एसआईटी ने सोमवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 900 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने हादसे के लिए कार्यक्रम आयोजक को मुख्य जिम्मेदार बताया और कहा कि आयोजकों की लापरवाही से ही इतना बड़ा हादसा हुआ, जबकि स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। हाथरस हादसे पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 अधिकारी सस्पेंड। आगे किसका नंबर? बीते दिनों हाथरस में हुई भगदड़ के बाद 121 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इस मामले की जांच एसआईटी को दे दी गई थी, जिसकी रिपोर्ट शासन को सौंपी गई थी और अब इस रिपोर्ट के बाद एक्शन शुरू हो गया है। एसडीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 अधिकारी सस्पेंड। हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी ने बीते शुक्रवार को जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी थी। इसमें 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे। अब इस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम और सीओ के खिलाफ एक्शन हुआ है। सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया है। यह एक्शन एसआईटी की रिपोर्ट के बाद लिया गया था।
एडीजी आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर की अगुवाई में मामले की जांच चल रही है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए थे। इसके बाद उन्होंने समिति भी गठित की थी। बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस में बाबा साकार हरि का सत्संग आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वैसे शासन की ओर से 80,000 लोगों को मंजूरी मिली थी, लेकिन कार्यक्रम में 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हो गए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब लोगों के बाहर जाने का वक्त आया तो भगदड़ मच गई। मगर सवाल अभी भी बाबा को लेकर बना हुआ है कि बाबा है कहां? आखिरकार बाबा पर सियासत मौन क्यों है? सपा हो या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस, सबने बाबा को लेकर मौन धारण क्यों किया हुआ है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं अमेठी के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के गौरीगंज रोड कुंडा के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे में बाइक और स्कॉर्पियो में आग भी लग गई और दोनों वाहन जल गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना भीषण ये पूरा हादसा। बाइक और स्कॉर्पियो में टक्कर हो जाती है, जिसके बाद दोनों में ही आग लग जाती है। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ के कपूरपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए मेरठ रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि डीजे की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, जिसमें गाड़ी में सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए मेरठ रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मेरठ में तांत्रिक ने 10 लाख के 10 करोड़ बनाने के नाम पर फरीदाबाद के किसान से ठगी कर दी। पीड़ित ने तांत्रिक पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद सूरज कुंड का रहने वाला लक्ष्मी चंद ने बताया कि काफी समय से इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब चल रही थी और इस दौरान एक युवक ने उसको तांत्रिक से मिलवाया। उसने बताया कि वो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर ले। लक्ष्मी तांत्रिक के झांसे में आकर अपनी जमीन बेचकर तांत्रिक को 10 लाख रुपए की रकम दे दी, लेकिन रुपए लेने के बाद तांत्रिक लक्ष्मी को झांसा देने लगा, जिसके बाद पीड़ित ने आरोपी के बारे में जानकारी दी। तब जाकर पता चला कि तांत्रिक पंडित नहीं बल्कि दूसरे समुदाय से है। उसका नाम इरफान उर्फ हकीम बताया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।